नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्पेशल रिपोर्ट में बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी खबर यही है, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने दोनों मंत्रियों का इस्तीफा कबूल किया है और सवाल ये छोड़ रखा है कि आखिर 9 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में है, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। जैसे ही सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसा, दोनों मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए। 26 फरवरी को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। 27 फरवरी को अदालत ने मनीष सिसोदिया को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया और 28 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड और दिल्ली के डिप्टी सीएम ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ने मंजूर भी कर दिया। अब इस्तीफे के पीछे की नीति और नीयत पर बीजेपी और आप में तू मैं शुरू हो गई है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया है। ये दिल्ली के लोगों की जीत है और अंत में जो इस शराब घोटाला के सरगना है, अरविंद केजरीवाल को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। श्री सत्येंद्र जैन, श्री मनीष सिसोदिया जी, इन दोनों के पीछे पड़ के केंद्र सरकार ने इन्हें झूठे, फर्जी, नकली मुकदमों में फंसाया है और ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है आज कि सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों के पीछे देश की केंद्र सरकार पड़ी हुई है। इधर सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली, उधर इस्तीफा आ गया। अब इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीने से तिहाड़ जेल में थे लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। जब मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसा तो इस्तीफा आ गया। आखिर केजरीवाल के 2 मंत्रियों ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? सर बताइए, आज वजह क्या रही इस्तीफे की? आपने अभी भी कहा सुबह से इस्तीफा मांग रहे थे, क्या बीजेपी के दबाव में आकर आपने अपने मंत्रियों का, क्योंकि इतने महीनों बाद इस्तीफा हुआ, क्या बीजेपी के दबाव में ये इस्तीफा हुआ है? इस्तीफे की वजह क्या है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है, उस पर मेरा कोई कमेंट करना या मेरा कुछ बोलना वो ठीक नहीं होगा। देखिए संजय जी, अभी नैतिकता वाला विषय से भी कन्नी काट गए। उन्होंने क्या बोला, जब केजरीवाल जी बोलेंगे तब यह बोला जा सकेगा कि इस्तीफा क्यों हुआ। अंजना जी, मैं आपके करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, इस्तीफा दिया किसने? सत्येंद्र जैन ने। इस्तीफा दिया किसने? मनीष सिसोदिया ने। क्यों दिया ये बताएंगे केजरीवाल जी। ये कुछ अद्भुत तर्क नहीं लगता है? मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों की कॉन्शियसनेस की कोई आवाज ही नहीं थी। वो कॉन्शियसनेस, इनकी अंतरात्मा की आवाज केजरीवाल जी के पास बंधक थी। तो अब इन्होंने कार्य इन्होंने किया है, पर कारण जो है कोई दूसरा बताएगा। यह भी इस बात को दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर किसी को यह कहने का भी साथ नहीं। एक बार कह देते ना कि हमने नैतिकता के आधार के ऊपर इस्तीफा दिया, यह कहने की बजाय अनेक प्रकार के नाना प्रकार की बातें कही। तो अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, आपके तो हर आरोप को सबूत मान लिया जाए। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे को आप यूं समझिए, इस्तीफे से पहले 9 सालों तक मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे और तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालते रहे। केजरीवाल सरकार में मनीष सिसोदिया का कद आप यूं समझिए कि डिप्टी सीएम के साथ साथ 18 मंत्रालय वो संभाल रहे थे। केजरीवाल सीएम का चेहरा है, लेकिन सरकार चलाने का पूरा काम मनीष सिसोदिया ही कर रहे थे। अब सवाल है कि इस्तीफे की वजह क्या है? इस्तीफे की वजह नंबर 1, दिल्ली सरकार की वेबसाइट के मुताबिक सरकार के 33 मंत्रालय, जिनमें से सिसोदिया के पास आबकारी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ साथ 18 मंत्रालय हैं, यानी 50% से ज्यादा मंत्रालय अकेले सिसोदिया संभाल रहे थे। सत्येंद्र जैन के मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे थे। ऐसे में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद मंत्रालय का काम कैसे चलता और बिना इस्तीफा लिए मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी नए मंत्री को नहीं सौंपी जा सकती थी। लिहाजा दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे की वजह नंबर 2,
भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी को नैतिकता के आधार पर घेर रही थी। सवाल पूछे जा रहे थे कि जो मंत्री करप्शन के आरोप में फंसे हैं, आखिर कानूनी तौर पर उनका मंत्री पद पर बने रहना कहां तक जायज है। मतलब ये कि आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि जब तक उनके नेता जांच में पूरी तरह बेदाग साबित नहीं हो जाते, तब तक दोनों नेता सरकार से दूर रहेंगे। मतलब ये कि केजरीवाल ने इससे नैतिकता की कसौटी पर पूछे जाने वाले सवालों को विराम दे दिया है। इस्तीफे की वजह नंबर 3, आम आदमी पार्टी पहले से ज्यादा आक्रामक होगी। इस्तीफे से केजरीवाल सरकार ने ये मैसेज दे दिया है कि मंत्री आरोपों में घिरे तो पद छोड़ दिया। अब आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ आरोपों में घिरे बीजेपी के नेताओं को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरेगी। बल्कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने आधिकारिक रूप से अंजना जी बोला है कि सीबीआई ने छापा मारा तो उनके बैंक के लॉकर में झुंझुना मिला। अब जितने करोड़ों दर्शक देख रहे हैं सोच सकते हैं सहज बुद्धि से कि कोई अपने बैंक के लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखता है। यानी इस प्रकार की बातें की। फिर जब अरेस्ट होने के बाद कोर्ट गए, कोर्ट से जब राहत नहीं मिली तो विवशता में क्या करते। तो जो किया गया है ये मजबूरी में किया गया है, ये कोई मजबूती नहीं है। इसे सिर्फ एक बिंदु में कहूंगा कि अब जो आम आदमी पार्टी की हालत हो गई है, अब चाहे जितना वो इस्तीफा दे लें कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। पहले कहते हो इस्तीफा दो, फिर इस्तीफा दे दिया तो अरे रे तो 9 महीने पहले क्यों नहीं दिया? आप मंत्री बने ही क्यों? आम आदमी पार्टी आई ही क्यों? इसका जन्म ही क्यों हुआ? अरे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है आपको बेनकाब करने के लिए। जो पूरे देश में खोखा खोखा करके आप सरकारों को गिरा रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। बताइए आपने देखा मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने कैसे इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि सिसोदिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इतनी बुरी तरह से फंसने वाले हैं। सिसोदिया पर शराब घोटाले का आरोप है। सीबीआई मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इस बीच सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेने की कोशिश भी की, लेकिन वहां से भी सिसोदिया को निराशा के अलावा कुछ नहीं हाथ लगा। अब आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। मनीष सिसोदिया कितनी मुश्किल में फंस चुके हैं, इसका अंदाजा अब सिसोदिया को हो चुका होगा। सिसोदिया से लेकर पूरी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ये भी समझ चुकी होगी कि सीबीआई आसानी से सिसोदिया को बख्शने वाली नहीं है। अब इसे इस तरह से समझा जा सकता है। आज मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सिसोदिया की अर्जी को मंजूर करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया को सीबीआई की गिरफ्त से बचाने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गई। आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया को सीबीआई रिमांड से बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन बचा नहीं सकी। अन्ना हजारे के महान शिष्य मनीष सिसोदिया जी को भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। सीधा अर्थ है, जाओ कानून के रास्ते से आओ। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ाई करते हुए देश के लिए एक नैतिक बल बनाने का दावा किया था, और कौन ईमानदार है और कौन नहीं ईमानदार है, उनका शासन क्या है कि दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ाओ। मनीष सिसोदिया को जैसे ही सीबीआई ने गिरफ्तार किया, पूरी आम आदमी पार्टी जैसे छटपटाने लगी। पहले गिरफ्तारी और फिर 5 दिन की सीबीआई रिमांड से आम आदमी पार्टी को यकीनन 440 वोल्ट का झटका लगा होगा। अब भले ही सिसोदिया इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन न केवल सरकार बल्कि पार्टी के भीतर अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया दूसरे नंबर पर आते थे, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास 1-2 नहीं बल्कि पूरे 18 मंत्रालय थे। आज आम आदमी पार्टी की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट में भी उस वक्त ध्वस्त हो जाती हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठाए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उस याचिका पर सुनवाई तो की, लेकिन राहत देने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं? ये ठीक परंपरा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर कहा,
हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। इधर सीबीआई सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। मनीष सिसोदिया से शराब घोटाले को लेकर सवाल दाग रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई रिश्वत लेकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया, क्या वाकई पैसे लेकर दिल्ली की शराब नीति में बदलाव किया गया। मनीष सिसोदिया से सीबीआई के सवालों के बीच सियासत फुल स्पीड में है। बीजेपी हमलावर है और पार्टी ने दिल्ली में जागरूकता अभियान चलाने का ऐलान किया है। इन्होंने दिल्ली में जो दारू का दरिया बहाने का काम किया है, हम कृत संकल्प हैं कि हम दिल्ली की जनता को और विशेषकर युवाओं को उसमें नहीं डूबने देंगे और उसे निकालकर एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। उनको दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सजा मिल रही है। अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल से आज परेशान है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, जिसके कारण से उनको सजा मिल रही है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने बीजेपी को दिल्ली में सियासी हथियार थमा दिया है। पार्टी इसकी धार चमकाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती, लिहाजा अब निशाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। शायद मास्टरमाइंड घबराया हुआ है। 13 मोबाइल दूसरे के नाम से खरीदे गए और उससे मैसेज हुए, चैट हुए, लिकर पॉलिसी का डील हुआ, लोगों को टैरिफ दी गई, ये पूछा गया कि हम इतना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदा दे रहे हैं, आप हमें कितना लौटा रहे हैं। ये सारी स्क्रिप्ट जो है, जो कुछ भी सीबीआई कह रही है या कर रही है, ये सारी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ कर लिखी गई और कहीं नहीं लिखी गई। और ये जो भाजपा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचंड अहंकार का प्रदर्शन कर रही है। कोर्ट में क्या हुआ हमने आपने सबने देखा। सीबीआई के वकील के पास जवाब नहीं थे। मनीष सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई की रिमांड में है। शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद रविवार यानी 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग के एक आईएएस अफसर ने सीबीआई की पूछताछ में सिसोदिया का नाम लिया था। इस अफसर ने बताया था कि सिसोदिया ने ऐसी शराब नीति बनवाई थी जिससे सरकार को मुनाफा नहीं हो, व्यापारियों को मोटा फायदा हो। इसी बयान के आधार पर सिसोदिया से पूछताछ की गई थी। सूत्रों की माने तो अफसर ने सिसोदिया पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया था। सीबीआई ने सिसोदिया और अफसर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तो उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। यही सिसोदिया की गिरफ्तारी की वजह बनी। हालांकि मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा था वो वैसा नहीं बोल रहे हैं जैसा सीबीआई चाहती है। आज तक ब्यूरो। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद आपने राजधानी दिल्ली का पूरा पॉलिटिकल एक्शन देख लिया। अब आइए आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश और दिखाते हैं अपराधियों के खिलाफ योगी का एक्शन। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में जो मुख्य सूत्रधार माना जा रहा है, माफिया डॉन अतीक अहमद का करीबी राजदार माना जा रहा है, उस शख्स को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद वो एक एक राज उगल रहा है। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं 36 नंबर के कमरे से क्या है इस शख्स का कनेक्शन। इस जघन्य हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया, क्योंकि कातिलों के खूंखार गिरोह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे डाली। क्योंकि आरोप यही है कि हत्याकांड के तार अहमदाबाद जेल में कैद यूपी के माफिया सरगना अतीक अहमद से जुड़े हुए हैं। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी को भी दूर। गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या करी उत्तर प्रदेश में। और अगर समय पर इलाज मिल जाता जहां अस्पताल में पहुंचे हैं तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन काम हो गए।
इसी जेल में बंद अतीक ने रची हत्या की साजिश। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या की साजिश इसी साबरमती सेंट्रल जेल में बंद अतीक अहमद ने रची, जो अहमदाबाद से 1220 किलोमीटर दूर प्रयागराज में रची गई। उसने 2 लोगों को इसका काम सौंपा, जो कि अतीक के भाई अशरफ को मिलने के लिए जेल में पहुंचे और पूरी तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले उमेश पाल के हर एक मूवमेंट पर नजर रखी गई, महीनों तक रेकी की गई। हत्यारे जानते थे कि उमेश पाल हमेशा अपने गनर के साथ चलता है और उन गनरों के पास कार्बाइन जैसा खतरनाक हथियार होता है। यही वजह थी कि उमेश पाल के हत्याकांड को अंजाम देने के लिए टारगेट रखा गया कि वारदात को महज 60 सेकंड के अंदर पूरा करना होगा, और शूटरों ने सिर्फ 44 सेकंड में उमेश पाल पर फायरिंग और बमबाजी कर हत्याकांड को अंजाम दे दिया। अतीक अहमद अहमदाबाद की जेल में बंद है, कत्ल प्रयागराज में हुआ, तो मर्डर का ये खेल आखिर कैसे खेला गया? क्या है जेल से हत्या वाली इस खेल की इनसाइड स्टोरी? उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें हत्याकांड को अंजाम देने वाले कातिलों को सरगर्मी से तलाश रही हैं। हत्या में शामिल एक आरोपी पहले ही एनकाउंटर में मारा जा चुका है, जबकि हत्या में शामिल अतीक का सबसे बड़ा राजदार सदाकत खान पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। ये तस्वीर सदाकत की ही है, वही सदाकत जो उमेश हत्याकांड का एक एक राज जानता है। चौंकाने वाली बात यह है कि सदाकत ने तालीम कानून की ली, दुनिया को दिखाने के लिए वकील था, लेकिन हकीकत में अपराध की दुनिया का खिलाड़ी था। जैसे ही सदाकत की कुंडली पुलिस ने तैयार की, सदाकत ने एक एक राज तोते की तरह उगल दिया। अतीक के गुर्गे का कबूलनामा नंबर 1। अतीक अहमद की रजामंदी के बाद हत्या का प्लान बना। अतीक के गुर्गे का कबूलनामा नंबर 2। अहमदाबाद जेल में अतीक अहमद को मर्डर का प्लान बताया गया। अतीक के गुर्गे का कबूलनामा नंबर 3। बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ ने शूटरों को ठेका दिया। अतीक के गुर्गे का कबूलनामा नंबर 4। किसी को शक न हो, लिहाजा मुस्लिम हॉस्टल में हत्या की प्लानिंग हुई। अतीक के गुर्गे का कबूलनामा नंबर 5। मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में शूटरों के साथ मीटिंग हुई। अतीक के गुर्गे का कबूलनामा नंबर 6। मीटिंग के दौरान अतीक और अशरफ कॉल से जुड़े। सदाकत ने कबूल किया है कि हत्या की पूरी प्लानिंग मुस्लिम हॉस्टल के रूम नंबर 36 में की गई। सरल शब्दों में समझे तो मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में खूनी अध्याय की पटकथा लिखी गई। ये रूम नंबर 36 है जिसपे ताला लगा हुआ है, और इसी रूम नंबर 36 में रह करके सदाकत उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रच रहा था। सदाकत खान ने पुलिस के सामने कई अहम राज उगले हैं। ये भी बताया है कि कैसे जेल के अंदर बैठे बैठे अतीक और अशरफ ने हत्याकांड का षड्यंत्र रचा। अतीक अहमद जेल में था, लिहाजा पूरी प्लानिंग के लिए सदाकत को लालच देकर अपने साथ मिलाया, ताकि पुलिस को चकमा देकर हॉस्टल में कत्ल की मीटिंग की जाए। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड के बाद वायरल सीसीटीवी फुटेज में जो शूटर दुकान से गोलियां चला रहा है, उसकी पहचान गुलाम के रूप में हुई है। शूटर गुलाम का करीबी है सदाकत। पूछताछ में सदाकत ने कबूल किया है कि अतीक के तीसरे बेटे असद से उसकी अच्छी दोस्ती है। अब पुलिस सदाकत के कबूलनामे को सीढ़ी बनाकर हत्याकांड में शामिल एक एक चेहरे को बेनकाब करने में जुट गई है। शुरुआती जांच में ये साफ हो गया है कि रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हत्याकांड की स्क्रिप्ट 2 मकसद से लिखी गई। पहला मकसद, उमेश पाल को रास्ते से हटाकर उन तमाम गवाहों को सीधा संदेश देना जो माफिया के खिलाफ मुंह खोल रहे हैं। दूसरा मकसद, लोगों के दिलों में एक बार फिर दहशत भर देना, ताकि कोई पुलिस का दरवाजा खटखटाने से पहले एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचे। तो क्या उमेश पाल हत्याकांड के बाद कातिल अपने मकसद में कामयाब हो गए?
या फिर ये हत्याकांड कातिलों की सबसे बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कातिलों के संपूर्ण हिसाब किताब का कमिटमेंट कर दिया है। आज तक ब्यूरो। तो आपने उमेश पाल हत्याकांड में और इस सूत्रधार को जिसे पकड़ा गया है उसके साथ साथ कमरा नंबर 36 का सच देख लिया। अब आइए आपको दिखाते हैं कैसे योगी आदित्यनाथ के माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की सौगंध के बाद यूपी पुलिस सुपर एक्शन में आ गई है। कार्रवाई कितनी हुई है? 26 फरवरी को उमेश पाल, जो कि राजू पाल हत्याकांड में मुख्य विटनेस था, उस गवाह की हत्या के बाद क्या क्या अभी तक एक्शन हुआ है? सबसे पहले हत्याकांड में एक शार्प शूटर का एनकाउंटर, एक मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी, दिन दहाड़े गोलियां बरसाने वाले 7 शार्प शूटर्स की पहचान कर ली है पुलिस ने। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। यकीनन सीएम योगी की इस ललकार से उमेश पाल हत्याकांड में शार्प शूटर्स के पैरों तले जमीन खिसक चुकी होगी और ये भी तय है कि प्रयागराज के धूमनगंज में दिन दहाड़े उमेश पाल पर गोलियां बरसाने वाले शार्प शूटर्स की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 24 फरवरी शाम 6 बजे 7 शार्प शूटरों ने उमेश पाल पर गोलियां बरसाई। 27 फरवरी की सुबह 4 बजे के करीब यूपी एसटीएफ ने एक शूटर अरबाज को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 27 फरवरी की शाम उमेश पाल हत्याकांड में सदाकत की गिरफ्तारी हुई और 28 फरवरी को उमेश पाल पर गोलियां बरसाने वाले 7 शूटरों की पहचान हो चुकी। इनमें अतीक अहमद का बेटा असद, बमबाम गुड्डू मुस्लिम, गुलाम, अरमान, साबिर और शाहरुख उर्फ पिंटू की तलाश की जा रही है। यानी उमेश पाल हत्याकांड के 58 घंटे बाद पहला एनकाउंटर होता है, उसके तुरंत बाद एक गिरफ्तारी होती है और 6 शूटरों को चप्पे चप्पे पर ढूंढा जा रहा है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी कायम रहेगी और कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की सौगंध सीएम योगी ने खाई है और एक्शन में पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस और अफसर आ चुके हैं और एक एक शार्प शूटर के लिए जाल बिछा रहे हैं। 44 सेकंड के भीतर उमेश पाल और उनके गनर संदीप निषाद की निर्मम हत्या कर दी जाती है। हत्याकांड में सभी शूटरों को लीड कर रहा था अतीक अहमद का बेटा असद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में रची गई साजिश। अब हत्याकांड के 6 मोस्ट वांटेड शार्प शूटर्स पर पुलिस ने 50-50 हजार का इनाम घोषित किया है। हत्याकांड में शामिल अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलेगा। उमेश पाल हत्याकांड में सबसे पहले यूपी एसटीएफ की टीम उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शार्प शूटर अरबाज को एनकाउंटर में ढेर कर दी। अरबाज अतीक अहमद के बेटे असद का ड्राइवर बताया जा रहा है। अरबाज धूमनगंज में नेहरू पार्क इलाके में छुपा हुआ था। अरबाज के सीने और पैर में गोली लगी। अब पुलिस सबसे पहले हत्याकांड के एक और शार्प शूटर गुलाम मोहम्मद को तलाश रही है। गुलाम मोहम्मद का चेहरा साफ तौर पर कैमरे में कैद हुआ था। गुलाम मोहम्मद दुकान पर खड़े होकर उमेश पाल का इंतजार कर रहा था। गुलाम मोहम्मद ने दुकान से निकलकर उमेश पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। गुलाम मोहम्मद की पहली तस्वीर आज तक को मिली और अब इस बमबाज को भी पहचान लीजिए। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल इस बमबाज को भी पुलिस शिद्दत से ढूंढ रही है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।